नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रेलवे ग्रुप डी की वीडियो सीरीज में। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी, पूरे जोर शोर से ग्रुप डी की तैयारी चल रही होगी, रेलवे में जॉब पाने की तैयारी चल रही होगी। इसी क्रम में आज के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए 29 अक्टूबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ वीडियो सीरीज अच्छी चल रही होगी। आपको सही तरीके से क्या पैटर्न है, किन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, किन चीज़ किस तरह से पढ़ना है, उसका आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लग रहा होगा। और आप जो भी आपकी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस। एंड पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ऑप्शन है 48 जूल, 3 जूल, 40 जूल या 12 जूल। तो जो फिजिक्स के सवाल है उनके आपको बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो क्यों न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के क्या जो होते हैं एक्चुअली कैलकुलेशन वाइज बहुत ही सिंपल होता है। तो आपको फॉर्मूलाज याद है ना, तो नंबर पक्के हैं। फॉर्मूला याद है, नंबर पक्के हैं। ठीक है, और फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। आप चीजों को समझ जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क कितना कार्य किया गया। एक चार्ज यानी कि आवेश को जिसका वैल्यू है 4 कूलम, इसको दो बंदों के बीच में ले जाने में जिसमें विमानांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का। ठीक है, 2 पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। ठीक है, चार्ज क्यू है कितना, 4 कूलम। तो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्ज। किसी भी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम तो क्या कहते हैं, उसी हम कहते हैं वोल्ट या विभवांतर या वोल्टेज। इसका यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है क्या, कूलम, फोर्सी यानी कूलम। तो यूनिट भी आप साथ साथ याद कर दीजिए, यूनिट भी पूछा जा सकता है कूलम। और वर्क डन यूनिट क्या होता है, जूल। जूल में सारे ऑप्शन है। तो किसी किसी क्वेश्चन आप देखते होगे कि वर्क डन पूछा गया है, लेकिन जूल में एक ऑप्शन एक तो जगह नहीं है, तो वहां तो आप ऑप्शन सीधे एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो यूनिट की जानकारी अगर आपको होगी तो एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद आपको मैथ्स रीजनिंग वगैरह के लिए समय मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ में निकालना है वोल्ट इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू चार्ज, वी इंटू क्यू। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है दिया हुआ है 12 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया हुआ है 4 किलो। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। 12 चुके होता है 48, तो 48 जो जूल है हो जाएगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए को मार देंगे, 48 जूल सही उत्तर। ठीक है, कितना के बहुत ही बस एक गुना भाग, एक गुना करना है। तो इन सवालों से घबराना नहीं है, बस फॉर्मूले को याद करना है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। हर हर बच्चे ने 9वीं 10वीं में इन चीजों को बहुत पढ़ा होगा, और बस सिंपल से गुना गुना कर देना है, आंसर निकल जाएगा। बस इसी लेवल के जो आएंगे ना आपके मेडिकल्स, वो आप इजिली आराम से कर पाओ। ठीक है, पक्के मार्क्स हैं ये, इन्हें छोड़ना ही नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 2 कहता है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट इज। अमोनियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला है क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है NH43PO4, NH44PO4, NH42PO2, NH44PO4। तो फार्मूला तो आप याद रख सकते हैं जितना चाहे उतना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, NH43PO4। बट एक तरीका अगर मैं आपको बता दूं तो उससे क्या होगा कि आप जो कुछ फॉर्मूलाज है खुद से भी सोच के निकाल सकते हैं। तरीका क्या होता है, बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी को याद करना है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें मैथ्स में हम याद करके रखते हैं, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, उस तरह से बैलेंसी भी याद कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, 10-15 आया था तो बैलेंसी आपको याद करनी है। और बैलेंसी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, उसका नाम निकल जाता है। ठीक है, सब अमोनियम फॉस्फेट है। अमोनिया की बैलेंसी मुझे पता होनी चाहिए, NH4 प्लस होता है इसका ये केमिकल लिक्विड फार्मूला। और इसकी वैलेंसी होती है 1 + 1 है तो वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे भी याद करो, ये भी याद रहेगा तो वैलेंसी याद हो जाएगी। NH4 है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। अब हमें क्या करना है, अगर हमें अमोनियम फॉस्फेट बनाने को मिला है तो हमें क्या करेंगे, दोनों को एक साइड रख देंगे, NH4 प्लस इसकी वैलेंसी को क्या कर दिया। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आप करने लगोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी दिमाग में प्रोसेस करके इसको मार दो। ठीक है, तो NH4 है, इसकी वैलेंसी दी हुई है 1, PO4 3 माइनस है,
इसकी वैलेंसी दी हुई है 3। अब हमें क्रॉस कर देना है, यानी कि इसको जो संख्या है वो हो जाएगी कितनी 3, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 1, अपोजिट। तो कितना हो गया NH4 3PO4। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों की वैलेंसी आपको सिंपल ऐसे ही आप जो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, और पोटासियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, इस तरह से वैलेंसी आप याद रखोगे। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो कंपाउंड बनाने में आसानी हो जाएगा। अब जैसे कि सोडियम की 1, कैल्शियम की 1 हमें बनाना है, तो क्या करेंगे Na+ ले लेंगे, इधर Cl- ले लेंगे। Na का हो जाता है कितना 1, Cl का हो जाता है 1, और 1 से 1 कर देंगे, यानी कि 1 Na और 1 Cl, मतलब क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है, एक और कंपाउंड की यहाँ पे देख लेते हैं। और अगर दोनों की जगह सेम होगा तो भी बात वही हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हमें निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम कितना हो जाता है +2, ऑक्साइड कितना हो जाता है -2। अब दोनों जगह सेम है, तो हम Ca2O2 की जगह हमें क्या लिखना है, सीधे हम CO भी लिख सकते हैं। अगर दोनों जगह सेम हो गया तो दोनों का एक एक ही जाएगा, और दोनों जगह अलग अलग है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये बात सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब इस दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं सोडियम का ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, Na है और O है। Na की वैलेंसी है 1, O की है 2, तो O को खत्म करने के लिए 2 Na लगेगा, तो 2 और 1, तो Na हो जाएगा 2 और O हो जाएगा 1, Na2O। ठीक है, इस तरह से वैलेंसी आप याद रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका केमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हो, या आप चाहो तो केमिकल फॉर्मूला भी याद कर सकते हो बहुत सारे कंपाउंड का। बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको सारी चीज़ याद नहीं रह पाए। आपको ना वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता है, कुछ जो सादे आयंस की वैलेंसीज याद है, तो आप आसानी से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 ये कहता है कि जाइलम इज एन डैश टिश्यू। ऑप्शन है सिंपल परमानेंट, बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सी इपिथेलियल या डी कनेक्टिव। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, याद कर लो, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपका, जाइलम और कोलम। तो मैं पिछले 2 वीडियोस में मैंने और हम सब ने देखा है कि जो प्लांट टिश्यूज या एनिमल टिश्यूज का टॉपिक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, मतलब 90% चांसेस 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यूज के मिल जाएंगे। तो इसको छोड़ कर जाना तो भाई महापाप है, ये तो करना ही है। प्लांट टिश्यूज का टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। प्लांट टिश्यूज में उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सिंपल परमानेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। ठीक है, सबका बेसिक फंक्शंस क्या होता है, ये चीजें आपको पढ़ के जाओगे, 1-2 मार्क्स पक्के हैं। बहुत ही मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसानी से आप धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में और बात करें तो अगर तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्लांट टिश्यू में क्या होता है, तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, होता है परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है, पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है। सिंपल टिश्यू में होता है कॉम्प्लेक्स जाइलम काइमा होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या काम करता है, जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल को कहाँ तक ले जाता है, रूट से लीफ तक ले जाता है। ठीक है, कॉलम क्या करता है, फूड को जो बनाता है, फूड प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे पत्तों में जो खाना बनता है प्लांट का, उसको क्या करता है कॉलम पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, मतलब खाना को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। जो हमारे यहाँ ब्लड का काम करता है ना, बेसिकली जाइलम अपन जो होता है उसी तरह काम करते हैं प्लांट। जाइलम करता है क्या, पानी और मिनरल को ले जाते हैं कहाँ तक, लीव्स तक, और लीव्स क्या करते हैं उसका इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं, और खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका हो जाता है, कॉलम का। ठीक है, और कॉलम की बात, और जाइलम जो टाइप्स होते हैं, जाइलम में होता है ट्रंकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, कॉलम क्या क्या होता है, सिप सेल्स, सिप ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, कॉलम फाइबर्स एंड कॉलम पैरेन्काइमा। ये सब कॉलम के पार्ट होते हैं। तो कॉलम में देखो, एक को सवाल यहाँ से एक भी बन सकता है कि कॉलम में इन चारों जो कॉलम के टिश्यूज है इनमें से कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड है। तो कॉलम फाइबर्स जो है वो क्या है, वो डेड है, और बाकी सारे जो क्या है वो लिविंग सेल्स। ठीक है, तो कौन कौन से जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स लिविंग होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज के सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले यानी चौथे सवाल पर। चौथा सवाल कहता है कि व्हाट इज द स्ट्रेट ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट कैरी स्पर्म टू सेमिनल वेसल्स इज कॉल्ड। जो स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक ले जाता है, उस ट्यूब का नाम क्या है। ऑप्शन है यूरेथ्रा, बी पेनिस, सी वास डिफरेंस, डी स्कॉटम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वास डिफरेंस। तो ये देखो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मानव प्रजनन व्यवस्था सिस्टम जो होती है वो ये है। तो यहाँ पे देखो, जो वास्ट डिफरेंस क्या है, वो ये ट्यूब कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, जो सेमिनल वेसल से
बॉडी को ले जा रहा है, सॉरी स्पर्म्स को ले जा रहा है यहाँ तक जहाँ पे इसका स्थान होता है। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम थोड़ा बहुत आप देख लोगे, डायग्राम्स देख के चले जाओगे तो चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर व्यवस्थित है। ठीक है, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और पार्ट्स की अगर बात करते हैं, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा वो चीज़ होता है यहाँ से स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। ठीक है, पेनिस वो होता है जिस पर जो यूरेथ्रा को कवर करता है। वास्ट डिफरेंस वही जो ट्यूब होता है जो स्पर्म को ले जाता है सेमिनल वेसिकल तक। और स्कॉटम क्या होता है? स्कॉटम में एक बैग होता है जहाँ पे जो स्कॉटम पाउच होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो अंडकोश होते हैं वहाँ पे वो मौजूद होते हैं, और वो जो स्कॉटम होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और वहाँ के तापमान को बाकी जगह के तापमान से कम रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसके फंक्शन सारे के इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल संख्या 5 ये कहता है कि व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल कंटेनिंग इट कॉल्ड। जो वाटर है, सपोज करो कि बॉटल है वाटर पे, तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है? ठीक है, यानी कि बोतल है इस तरह का, इस पर ये अपवर्ड फोर्स लगता है किसी भी पॉइंट पर, उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? टेंशन, बॉइंट फोर्स, थ्रस्ट या प्रेशर। उसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा बॉइंट फोर्स। ठीक है, कभी कभी थ्रस्ट कहते हैं, बट परफेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे करीब उत्तर क्या हो जाएगा? बॉइंट फोर्स। ये होता क्या है? होता यह है कि कोई भी चीज अगर पानी में तैरती है या किसी भी फ्लूइड में तैरती है तो उस पर क्या लगता है? एक तो गुरुत्वाकर्षण लगता है। ठीक है, और जो पानी है उस पर एक ऊपर की ओर बल लगा था जिसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। और आर्किमिडीज साहब के अनुसार वो बॉयंट फोर्स जो होता है वो कितने के बराबर होता है? जितना पानी जो है इसने हटाया, जैसे कि एक भरे हुए ट्यूब में हम क्या करेंगे, एक कुछ डाल दिया, पानी पड़ा हुआ है और एक पत्थर डाल दिया, तो कुछ पानी बाहर निकलेगा ना। तो जितना पानी बाहर निकला है इस ट्यूब से उसका जो वजन है, ठीक है, उसी की वजन के बराबर जो है वो ये बॉयंट फोर्स लगता है। तो इसका काम कई जगह होता है, आर्किमिडीज साहब ने इसका काम किया था पता करने में कि कोई भी चीज कितना प्योर है। ठीक है, तो इसी से आता है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी चीज डूबती कैसी है, कोई भी चीज तैर कैसे रही है, उसी के संदर्भ में आता है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये इसका मतलब यह होता है कि जो डेंसिटी अगर पानी से आपकी अधिक है शरीर की या किसी भी वस्तु की, और जो डेंसिटी पानी से अधिक है तो क्या होता है? पानी में डूब जाता है। अगर कम होता है तो क्या होता है? वो पानी की सतह पर तैरने लगता है। ठीक है, तो और एकदम बराबर होता है तो क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे रखो, ये उसका बराबर है तो क्या हो रहा है? ये पानी एकदम सतह के नीचे ये इस तरह से तैरता रहता है। तो इस पर भी सवाल बनता है लॉ ऑफ रोटेशन पर, कोई भी चीज कैसे डूबती है या कोई भी चीज कैसे तैरती है, कौन सी चीज डूबे कौन सी चीज तैरेगी, इस तरह से एमसीक्यूज भी बनने के चांसेस होते हैं। तो बॉयंट फोर्स पे भी सवाल अच्छे खासे बन सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 6 ये कहता है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस इज। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन है CnH3 CnH2n-2 CnH2n+2 या डी CnH2n। अल्काइन, अल्कीन, अल्काइन तीन चीजें होती है। ठीक है, तो जो अल्काइन होता है उसमें क्या होता है? कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो अल्कीन होता है वाई, यानी कि तीन बॉन्ड। जो अल्कीन होता है उसमें क्या होता है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो अल्केन होता है उसमें सिर्फ कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड्स में भी होते हैं बट अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाता है अल्काइन, एक भी डबल बॉन्ड है तो वो हो जाता है क्या? अल्कीन। अल्कीन या अल्काइन। ठीक है, तो इन सब का जनरल फॉर्मूला का कहना क्या मतलब होता है कि अगर कोई कार्बन का स्ट्रेट चेन है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के ही, कार्बन हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। अब इनसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? इनको बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, तो जो क्लासिफाई करके पढ़ते हैं तो क्या होता है? पढ़ने में आसानी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें बांट दिया गया अल्कीन में, अल्काइन में और अल्कीन में। तो अल्केन में, तो अल्केन में क्या होता है कि सिंगल सिंगल बस बॉन्ड, सारे सिंगल 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 बॉन्ड होते हैं। अल्कीन में कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड लग गया तो वो हो जाता है अल्कीन, और कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो वो हो जाता है अल्काइन। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन का मतलब हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो सारे जो दिए हुए हैं जनरल फॉर्मूले दिए हुए हैं। क्या है? अल्कीन का, अल्केन का CnH2n+2 होता है एक्चुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्केन का CnH2n+2 होता है, अल्कीन का CnH2n होता है,
और अल्काइन का CN2N-2 होता है। ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था लिखा हुआ, मैंने 2 कर दिया, 2 होगा एक्चुअली आंसर, CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है CnH2n, और अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, तो वापस अगर अपने हम सवाल पर जाएं, तो वापस अगर हम अपने सवाल पर जाएं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CnH2n-2। अल्काइन की बात की गई है, अल्काइन क्या होता है CnH2n-2, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्केन का होता है CnH2n+2। तो अगर अब मैं पूछूं कि मीथेन क्या होता है, मीथेन बेसिक गैस होता है, यहाँ पे कार्बन एक ही होता है। अगर उनका फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालें, एन दिया हुआ है एक, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2n+2, यानी कि 2 गुना 1+2। ठीक है, ये जो दिया मतलब कितने कार्बन की संख्या है, और ये कितना दिया और मतलब कितने हाइड्रोजन की संख्या है, तो 2 गुना 2+2 यानी कि 4। तो मीथेन में कितना हो जाता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन CH4। इसी तरह इथेन की बात करें तो कार्बन होता है 2 उसमें, और हमको हाइड्रोजन निकालना, कैसे निकालेंगे 2n+2, यानी कि C2+H, 2 × 2 + 4, यानी कि C2H6। अगर हम यहाँ भी प्रश्न दिया अल्काइंस, उसकी अगर निकालने की बात करें, जैसे कि हमें निकालना है कि तो ऐसा अल्काइन जिसमें कार्बन है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, N यानी कि 3, और ये कितना होता है 2n-2, यानी कि 2 × 3 - 2, यानी कि 6 - 2 यानी कि 4। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 यानी कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से अल्कीन अल्काइन का फॉर्मूला निकालते हैं। आपको ये तीनों की जो बेसिक फॉर्मूला है ये आपको पता होनी चाहिए, इससे सवाल बन सकते हैं, किसी भी तरह से बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7 ये कहता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, ये तो रटा होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, 36 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, 36 × 10⁻6 जूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये होता क्या है, इसकी चर्चा मैंने की हुई है पहले वीडियो में, आप उसको अच्छे से देखो, आप समझ जाओगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सवाल ऐसे भी आ सकता है, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू कितना, तो सेम उत्तर होगा 3.6 जूल। इसमें क्या होता है कि 1 किलोवाट अगर किसी चीज की पावर है वो 1 घंटे तक चल रही है, तो कितनी ऊर्जा खपत होगी। ऊर्जा कितना होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर को टाइम से गुणा कर देंगे तो मान निकल जाता है ऊर्जा। तो 1 किलोवाट और 1 घंटा, 1 घंटा में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट कितना वाट होता है 1000 वाट होता है, और इसे गुना कर दो तो ये आ जाएगा आंसर SI यूनिट में, इसके जूल में। और सेम चीज तो है, देख लो 6 शून्य और 3.6 पावर 6 जूल। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और कमर्शियल यूनिट हो या 1 किलोवाट आवर हो, दोनों चीजें सेम होती है। जो बिजली बिल हमारा आता है ना, वो इसी में आता है, किलोवाट आवर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 8 कहता है, और कई बार पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। ये तो मतलब उंगलियों पे पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, ए पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, सी फोर्स, डी काइनेटिक एनर्जी। स्थित ऊर्जा, संवेग, बल या गतिज ऊर्जा। क्या होगा सही उत्तर, द्रव्यमान और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, सीधा सीधी बात है, संवेग होगा, यानी कि मोमेंटम। हिंदी में याद करना और आसान है। वेग, हिंदी में वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और वेग को द्रव्यमान से गुना कर दिया तो क्या आ जाएगा, सीधे यहाँ पे स लग जाएगा, क्या हो जाएगा संवेग। ठीक है, तो मास एंड वेलोसिटी क्या हो जाता है, संवेग। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन क्या है, क्या हो जाता है वो, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ पिछले वीडियोस में। आप बताएं मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है। एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस, और इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही, डायरेक्ट फॉर्मूला के टर्म में सवाल आता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, हमने देखा हुआ है पिछले पेपर्स में भी, और इस पेपर में भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो फॉर्मूला को याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, चीजों को क्रमबद्ध तरीके से याद रखना, ज्यादा आपको लोड देने की जरूरत नहीं है। आप क्रमबद्ध तरीके से, रेगुलर तरीके से आप रोज पढ़ाई करोगे ना,
सही चीज़ों को सही तरीके से टाइम बना के अगर पढ़ोगे ना तो क्या होगा, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं और लास्ट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो तो वो क्या करता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए। तो डेली पढ़ो, सही मात्रा में पढ़ो, और जो आपका डेली का टारगेट है पढ़ने का उसे आप पूरा कर करके पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ेंगे आगे सवाल पर। सवाल संख्या 9 ये कहता है कि द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड लाइट एंड इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, बी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, सी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म या डी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये सवाल तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। अगर आप भूल भी गए, आपको छोटी छोटी पता चीजें होनी चाहिए। फोटो का मतलब होता है क्या, प्रकाश। और प्लांट मूव टुवर्ड लाइट, प्लांट का जो पार्ट है वो प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है। और फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्रकाश की ओर बढ़ने की कृति, तो क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह का ट्रॉपिज्म होता है, एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जो रूट होता है, कभी कभी आप देखोगे कि अर्थ अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म, यहाँ से सवाल आने के चांसेस है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ लेना चाहिए। प्लांट की ओर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट के सॉरी लाइट की ओर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के विपरीत बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के उल्टी दिशा में बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, पढ़ेंगे आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 10 ये कहता है कि the density of silver is 10 to the power 8 into the power 3 kg per meter cube. The density of water is 10 cube kg meter cube. What is the relative density of Ag? ठीक है, यानी कि सिल्वर। Ag क्या होता है, सिल्वर। और कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है कभी कभी, यहाँ पे तो Ag दे दिया, यहाँ सिल्वर दे दिया, तो आप केमिकल फॉर्मूला पता है सारे एलिमेंट का, वो भी पढ़ना जरूरी है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है सिल्वर का क्या होता है, केमिकल एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Ag होता है। और अगर आपको सारा याद भी है तो आप क्या कर लोगे, अगर इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश भी की तो आपको होना नहीं है, आपको, तुम्हें तो पता है, बेवकूफ बना नहीं सकते हो। ठीक है, हमें जॉब पाना है तो जॉब दो, क्योंकि हम करेंगे सही उत्तर सही चीजों को पढ़ के। तो डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब कितना क्या होता है, डेंसिटी होता है कि एक जो क्षेत्र है यहाँ पे कितने लोग रहते हैं पर यूनिट क्षेत्र में। ठीक है, ये उसका बेसिकली डेंसिटी होता है। जरूरी नहीं कि सारा एकदम यूनिफॉर्मली की जगह हो, लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें कि इस जगह पे कितने लोग रहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इस जगह पर पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये एक घर है, ठीक है? घर में कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? यहाँ बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ कम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं एक दो तीन लोग, यहाँ पे यहाँ में से लोग कुछ लोग रह भी नहीं रहे। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि इस जगह की डेंसिटी कितनी है कुल मिला के, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको एक स्क्वायर यूनिट में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक यूनिट में एवरेज जो होगा वो कितने लोग रहते होंगे। अगर हम इसको ये चीज में पता करना है तो कैसे पता करेंगे, कुल कितने लोग हैं, जैसे मान लो कुल एक्स नंबर ऑफ लोग हैं, और इस जगह का एरिया कितना है, वाई, एक्स को वाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज है, इससे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कुछ भी है, लेकिन जो एवरेज है वो क्या है, वही उसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है कितना, 10 टू पावर 8 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट कितना होता है, मास बार वॉल्यूम, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी के यूनिट के टर्म में भी सवाल बन सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी हुई है 10 टू पावर क्यूब। अब हमें क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एजी निकाल। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, उसके संदर्भ में कितना है। ठीक है, किसी के संदर्भ में रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना तो हम क्या करते हैं, उसको पानी की डेंसिटी से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसका डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको पानी की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, यानी 10.8 इंटू 10 टू पावर 3 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 10 टू पावर 3 से डिवाइड करती है, बचा गया 10.8। और ये हो जाएगा क्या, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसमें कंफ्यूजन का पॉइंट क्या हो सकता है,
जो आपको डेसिमल है उसको लेने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है। दूसरा, आप कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी टर्म से कंफ्यूज हो सकते हैं और डेंसिटी को मार सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये क्या करना है आपको, बस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कुछ मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इसको इससे भाग दे दिया। मैंने पहले भी कहा है कि जो अगर फॉर्मूला आपको पता हो ना तो उससे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, और वो क्वेश्चन आपको मतलब बनने ही चाहिए, आने ही चाहिए। वो क्वेश्चन आपने कर लिए, आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन पे कमांड कर लिया, आपने न्यूमेरिकल्स पे कमांड कर लिया, तो क्या होगा कि आप उन सवाल को बना पाएंगे, आपके चांसेस बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का उसमें फॉर्मूला पता था कि जो डेंसिटी होती है वो पानी के संदर्भ में होती है, पानी की दी हुई है, उस वस्तु की भी दी हुई है, हमें क्या करना है, सीधा सीधी दोनों को भाग कर देना। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 11 कहता है कि कार्पल कंटेंट्स ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्रेन्स, बी सेपल्स, सी पेटल्स या डी ओव्यूल्स। कार्पल क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि एक प्लांट प्लांट है, प्लांट का फ्लावर है, फूल है। फूल का काम क्या होता है, फूल होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फूल में दो चीजें होती है, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। ठीक है। और ये मिलकर बनाता है क्या, कार्पल। और बहुत सारे कार्पल मिलकर क्या बनाते हैं, पिस्टल्स। तो स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल में जो होता है उसको होता है बनाता है कार्पल, फीमेल पार्ट। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ही होता है ओव्यूल्स। और ये हमारा उत्तर सही, कि कार्पेल में होता है व्हील्स। पॉलन ग्रेन्स होता है मेल पार्ट का, सेपल एंड पीटर प्लांट्स के अदर प्लांट होते हैं जो कि बेसिकली अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और फ्लावर में क्या होता है, क्या फ्लावर के जो, जैसे कि ये मेल पार्ट है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो कुछ जो प्लांट की जो सेपल पीटर होते हैं उससे अट्रैक्ट होकर जो कीड़े मकोड़े होते आते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उठाते हैं और ये जाके रख देते हैं फीमेल प्लांट्स पर। ठीक है। यहाँ से हो जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और हो जाता है यही प्लांट का सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके। रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो मेल रिप्रोडक्शन का सवाल हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसी तरह से जो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये चीजें जो है इस पे सवाल अच्छे खासे देखे गए हैं ग्रुप डी में। तो रिप्रोडक्शन के टॉपिक को भी आपको साथ लेके चलना है, रिप्रोडक्शन टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये होता है स्टेम, प्लांट का मिल पार्ट। इसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है और एंसर होता है। एंसर में होता है क्या, पॉलन ग्रेन्स। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। ये ओव्यूल्स बाद में जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, और यहाँ बाद में जाके बन जाता है क्या, बीज, सीड। और ये ओवरी है, ये इसका बन जाता है। सीड किसे पता होता है, सीड फल जो होता है किसी प्लांट में, जो उसका काम क्या होता है, तो काम होता है जो सीड है उसको बचाना। जो सीड मिलता है ना वही प्लांट को आगे बढ़ाता है, और उसको बचाने का काम इसका होता है, उसको बचाने का काम जो होता है वो फल का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसको कुछ और प्लांट जो पार्ट जो होते हैं वो होते हैं पेटल और सेपल। इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि पेटल और सेपल काम क्या होता है कि कीड़ा मकोड़ा को प्लांट की ओर अट्रैक्ट करना। ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 12 ये कहता है कि डैश इज पर्पल कलर्ड सॉलिड हैलोजन। ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन। कौन सा इनमें से पर्पल कलर्ड जो है वो सॉलिड हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अगर 17वां जो वहां पे हमारा ग्रुप होता है वही हो जाता है हैलोजन, और 18वां क्या हो जाता है, नॉट गैस। ठीक है। जो हैलोजन होते हैं उनके बाहरी सेल में, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उनका, तो उनके बाहरी सेल में जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन की वैलेंसी होती है 1, और ये 17 में ग्रुप में रखते हैं। हैलोजन पर कई सवाल पूछे गए हैं, तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करते हुए चलिए। तो इसमें पूछा गया पर्पल कलर्स में सॉलिड हाइड्रोजन कौन सा होता है। तो जो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन होते हैं ये तीनों गैस होते हैं, और सॉलिड कौन सा होता है इसमें, आयोडीन। आयोडीन इज पर्पल कलर्ड सॉलिड हाइड्रोजन। आयोडीन की एक और खास बात होती है कि आयोडीन में एक चमक होती है। ठीक है। चमक जो होता है बेसिकली धातुओं में होती है, लेकिन आयोडीन एक अधातु होते हुए, नॉन मेटेलिक होते हुए भी ये चमकता है। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है, कौन सा जो अधातु है जो चमकता है, जो साइन देता है, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है। और आयोडीन की जरूरत किसमें होती है, आयोडीन जो होता है वो
जिसमें थायराइड बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आयोडीन के का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 13 ये कहता है कि फाइंड द एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज हाइट ऑफ 8 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही आसान। इन सवालों से घबराना बिल्कुल नहीं है। द्रव्यमान दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, सबको गुना करके निकाल देना है क्या, हमें वैल्यू ऑफ एनर्जी कितना होगा इसमें। ठीक है, तो एनर्जी कितना हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितना हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है एम जी एच। मास कितना दिया हुआ 10 kg, जी दिया हुआ 9.8 और एच दिया हुआ कितना 8। सीधे इस चीज को गुना करना है। ठीक है, तो 8 में कितना होता है 72, तो 9.8 को हम गुना कर दिए 8 से, 8 से कितना हो गया 64, 64 छः, 8 9 में 72, 72 और 6 78, 781। ठीक है, तो गणित को आप तो आपको हमेशा पढ़ाते ही हैं, वो मल्टीप्लाई करने के उन्होंने इजी तरीके में बताया। तो अगर थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन होता तो भी आप पढ़ सकते, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। तो 784 आ गया और इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल में सही। तो ये तो हो गया ऐसे लंबा बनाने के बाद। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हो। कैसे, 9.8 इंटू 8 को से में मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा 8 9 कितना होता है 72, और 7 से स्टार्ट होने वाला बस एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए 784। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे इस सवाल में है कि ये दिया हुआ है कि इस स्थान पर ये रुका हुआ, जब ये रुका हुआ तो जो भी ऊर्जा है वो कितना है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थित ऊर्जा है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। अगर पूछा जाए कि बीच में जाके इस हाइट पे कितना हो जाएगा, तो हमें इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इसकी गतिज ऊर्जा भी निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज जब से ऊपर को होता है तो क्या होता है, इसमें खाली होता है स्थित ऊर्जा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसमें आने लगता है गतिज ऊर्जा, और जैसे जैसे यहाँ पे जाता है स्थित ऊर्जा हो जाता है खत्म, सारा हो जाता है कितना गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ भी हो जाएगा कितना काइनेटिक एनर्जी, और कुल ऊर्जा कितना के बराबर होगा, कुल ऊर्जा उतना ही होगा जितना ये ऊर्जा था शुरू में। और ऊर्जा जो क्या होता है, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये बात याद रखनी है। तो शुरू में जितना एनर्जी था उतना एनर्जी क्या होगा, गिरते गिरते टाइम भी रह जाएगा। तो क्या करना है, इसमें मतलब फिजिक्स में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सा हमें बस जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सिंपल फार्मूला है, उसको याद करके चलना है। छोटा छोटा कैलकुलेशन आता है, उसको आराम से आप गुना भाग करके कर लोगे, गणित तो पढ़ते ही हो। और सिंपल बस फार्मूला याद रखोगे, सारे सवाल फिजिक्स के आराम से बनते जाएंगे, कुछ अधिक रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्कोरिंग है फिजिक्स, यहाँ पे बहुत स्कोरिंग पार्ट अच्छे से कर लिया एकदम, बहुत ही अच्छा नंबर देके जाए। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 14 कहता है कि प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टीम। ऑप्शन है गिबरेलिंस, बी साइटोकिन्स, सी ऑक्सिन्स या डी इंसुलिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन वो हार्मोन होता है प्लांट का जो कि उसके स्टीम के बढ़ा करने में, स्टीम को ग्रो करने में मदद करता है। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा कि डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के हार्मोन, एनिमल के हार्मोन, इनका कार्य क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करते हैं। अगर ऑप्शंस की अगर देखें तो इंसुलिन तो होता है एनिमल एनिमल हार्मोन होता है, तो आपको इतना भी पता चल गया प्लांट हार्मोन कौन सा है, एनिमल हार्मोन कौन सा है। तो एलिमिनेशन से आप तो एक दो तो निकाल ही सकते हो ऑप्शन। इंसुलिन होता है एनिमल हार्मोन, हमारे अंदर पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये ब्लड कंट्रोल के लिए काम आता है, ब्लड कंट्रोल में काम आता है इंसुलिन। ऑक्सीजन में काम काम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि स्टेम ग्रोथ में काम आता है। साइटोकिन्स का काम होता है वो लीव्स के ग्रोथ को देखता है। आप ऑप्शन में बताएं गिबरेलिंस का काम क्या होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को, प्लांट हार्मोन और एनिमल टॉपिक को भी आप पढ़ो और बताओ कि इन हार्मोन्स का, जो डिफरेंट हार्मोन्स है उनका काम क्या होता है। जो एनिमल हार्मोन पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 15 ये कहता है कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप डैश आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑप्शन है H12, B1 to 2, C13 to 18 या D3 to 10। हाथ कंगन तो RC क्या, प्रेडिक्ट टेबल देख के ही पता कर लेते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखो, प्रेडिक्ट टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो होते हैं। एक तो ये होता है मेटल्स, इधर से हो जाते हैं सारे नॉन मेटल्स और बीच में आ जाते हैं मेटोलाइट्स।
ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं मेटलाइट्स, ये सब एल्यूमिनियम, स्केनियम, ये सब क्या है, मेटलाइट्स। इधर सारे मेटल्स हैं, क्रोम, अल्युमिनियम, सारे मेटल्स। ठीक है, और इधर के बाद इस तरह से यहाँ पे सारे से आ जाते हैं, नॉन मेटल्स का ग्रुप आ जाता है। 18 जिसे हमने चर्चा की, ये होता है इनर्ट गैस का ग्रुप। और 17 ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन का ग्रुप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो, 3 से जो ये जो इलाका है ना, ये कौन सा एलिमेंट कहलाता है, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये कहलाते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाता है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्यों कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने में वक्त लगेगा। ठीक है, बस आप यहाँ से यहाँ तक समझो कौन कौन से कहाँ से कहाँ तक एस ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से डी ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से पी ब्लॉक होते हैं। प्रोडक्ट टेबल भी अच्छा खासा सवाल बन रहा है, तो प्रोडक्ट टेबल की बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज पड़ती है या कटती है। ठीक है, और कौन से एस ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप्स का होता है, जैसे कि अल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, हैलोजेंस होता है, और इनर्ट गैसेस का ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 18 होता है इनर्ट गैसेस का ग्रुप। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए प्रोडक्ट टेबल के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से अपने सवाल पे। सवाल क्या कहता है, एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप डैश आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑप्शन क्या क्या है, ए 3 to 12, बी 1 to 2, सी 13 to 18 या डी 3 to 10। तो सही उत्तर इसको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 3 to 12। तो अभी हमने देखा प्रोडक्ट टेबल के माध्यम से कि 3 to 12 को कहता है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे सवाल पर। सवाल संख्या 16 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट साइज आइटम्स। तो ये भी पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ सवाल है, पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही होगी। ऑप्शन है ए बी फास्फोरस, सी बी सीएल यानी कि क्या क्लोरीन, सी ए आर या डी एस। सही उत्तर क्या है, तो ये उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी। ठीक है, यानी कि पोटासियम। कैसे है ये जान लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये अगर दाएं से बाएं आ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे भी जा रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दाएं से बाएं बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे भी बढ़ रहा है। तो प्रोडक्ट टेबल पर भी है, तो आप देखो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी बात अगर हम पढ़ते यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो साइज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके अपोजिट जाएंगे तो घटेगा, यानी कि ऐसे घटेगा और ऐसे बढ़ेगा। तब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें देखो जितने भी दिए ऑप्शंस हैं उसमें से आर्गन, क्लोरीन और सल्फर और पोटासियम में सबसे बाएं साइड कौन सा, सबसे बाएं साइड यही है फॉस्फोरस। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। ये होगा सही उत्तर। ठीक है, तो पीरियोडिक डिफरेंस छोटी मोटी चीजों का आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, कहाँ से एटॉमिक रेडियस घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से घट रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 17 ये कहता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए मास इनटू एक्सेलरेशन, बी मास इनटू वॉल्यूम, सी मास इनटू वेलोसिटी या डी मास इनटू डेंसिटी। मोमेंटम क्या होता है, फिर से वही बात, मोमेंटम होता है कितना, मास इनटू वेलोसिटी। ये उत्तर इसका डिस्कशन हो चुका, आगे बढ़ेंगे। तो संख्या 18 ये कहता है कि द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज साल्ट प्लस वाटर, बी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस प्रेसिपिटेट, सी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू वाटर प्लस गैस या डी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस गैस। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिकली बेस की तरह ही काम करता है, और एसिड बेस रिएक्शन को पता है, एसिड बेस रिएक्शन क्या बोलता है, साल्ट और पानी बनता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। कैसे हुआ, मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर में पता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता क्या होता है, वो जाता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बेसिक होता है मेटल ऑक्साइड। कुछ होते हैं जो एम्फोटेटिक होते हैं, एम्फोटेटिक से भी कभी कई बार सवाल बना। एम्फोटेटिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेटिक ऑक्साइड होते हैं अल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एम्फोटेटिक ऑक्साइड होते हैं। फॉर्मूला के टर्म में सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एम्फोटेटिक है, कौन कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड एम्फोटेटिक होते हैं, तो अल्युमिनियम और जिंक होता है। ठीक, तो कहाँ कहाँ सवाल बन रहा है आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे आइडिया अगर आपको लग जाए तो काफी सही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप चीजों को जोड़ना सीख जाओगे ना, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा चीजों को फील करना, चीजों को
जोड़ना कि ये सवाल हम देख रहे हैं, ये सवाल तो है, इस सवाल से और क्या क्या सवाल बन सकता है। ग्रुप डी भी वही करता है, और आपको भी बस सेम अप्रोच अगर आप रखोगे तो आपके जो स्कोर्स हैं वो काफी इंप्रूव होंगे, काफी बेहतर होंगे, जॉब पाने की और आप तेजी से बढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप नहीं, इसमें कहता है कि which of the following statement is are true about the speed of sound in different media at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या पूछा जा रहा है। इन स्टील द स्पीड ऑफ साउंड इज 5960 मीटर पर सेकंड, इन निकल द स्पीड ऑफ साउंड इज 6240 किलोमीटर पर सेकंड। अब इनमें से सही उत्तर क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। तो कहता है ओनली ए इज ट्रू, बी नाइदर ए और बी इज ट्रू, सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और बी ओनली बी इज ट्रू। ठीक है, तो उस सवाल को देखने से पहले मैं आप कहता हूँ ये आप देख लो। तो ये देखो यहाँ पे अल्मोनियम की स्पीड दी हुई है 6420, ठीक है, निकल की दी है 640, स्टील की दी है 5960, या ग्लास की दी है 3980, एंड सी वाटर की दी है 5341, स्टील वाटर की दी है 4998, सल्फर डाइऑक्साइड की दी है 2013। तो ये स्पीड किसमें, ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, स्टील में जो है स्पीड का साउंड कितना है। तो स्पीड में स्टील का साउंड दिया हुआ है 5960, ठीक है, और पूछ रहा है निकल में स्पीड का साउंड कितना, निकल में कितना दिया हुआ है 640 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड। तो बी तो भाई स्टेटमेंट ही गलत है, सही क्या है, सही है ए। ठीक है, तो ओनली ए इज करेक्ट जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ओनली ए इज करेक्ट जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है ना, ओनली ए इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 20 पर ये कहता है कि डैश हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑप्शन है डायमंड, फ्लोरेंस, ट्रैवल एंड चारकोल। ये साहब क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप कहलाते हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहलाते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है डायमंड का। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट जनरली उसी का होगा जो कि काफी मजबूत होगा, इसको तोड़ना, इसको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो डायमंड का होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आमतौर की बात है, हमेशा नहीं होता है कि जो मजबूत है उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट डायमंड के केस में ऐसा है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस को बोला जाता है, और ये कार्बन का ही फॉर्म है। हार्डेस्ट क्यों होता है, बिकॉज इसका टेट्राहेड्रल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी कारण ये काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत सा कंपाउंड, काफी मजबूत सा ये सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस क्या होता है, एक जो फुटबॉल के शेप में कार्बन के एटम जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, उसी को कहते हैं फ्लोरेंस। ग्रेफाइट में होता है कि एक लेयर के फॉर्म में कार्बन के एटम जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ग्रेफाइट की खास बात ये है कि कार्बन का फॉर्म है, कार्बन एक अधातु नॉन मेटल है, तब भी ये क्या करता है कि वो करंट को पास करने देता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चारकोल क्या होता है, चारकोल जो होता है वो लकड़ी होता है, लकड़ी को डिस्टिल्ड करके, लकड़ी को एक सही तरीके से एनारोबिक तरीके से जला के चारकोल को बनाया जाता है, फ्यूल की यूज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म फॉर्म होते हैं कार्बन के, कौन कौन तरीके से कार्बन हमारे सामने मौजूद है, ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़े, अगर सवाल पर सवाल संख्या 21 ये कहता है कि सॉल्यूशन कंटेन्स 42 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन है 11.6 ग्राम, बी 12.6%, सी 11.6%, या डी 10.36%। ठीक है, तो मेरे तो सवाल आ गया केमिस्ट्री से भी, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा है इसमें, तो कोई कुछ घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो, जरूरी नहीं कैलकुलेशन टफ ही है, कैलकुलेशन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन अधिकतर क्वेश्चन में आसान होते हैं, तो आपको तरीका पता हो तो आप सवाल कर लोगे। कैलकुलेशन भी उलझने की बात नहीं है, कैलकुलेशन के काफी अच्छे अच्छे तरीके जो है वो आपको मैथ क्लास में देखने को मिलेंगे, तो वहां से आप सीख के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर अटैक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी बनानी है। और हमें ये वीडियो सीरीज लाने का पर्पस यही है कि आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को स्कोर कर पाओ। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कंटेंट्स 42 ग्राम कॉमन सॉल्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें निकालना है कंसंट्रेशन मास बटा मास प्रतिशत। अब देखो, एक तो तरीका मैं ये भी बता सकता हूँ कि प्रतिशत में दिया हुआ है सवाल, प्रतिशत में 3 ऑप्शन है, इन्हीं तीनों में से ये ग्राम में दिया हुआ है तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, और देखो ऑप्शन ए और सी लग रहा है सेम। एक बात हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होगा कि परसेंटेज में ग्राम में आया है, ऑप्शन आशा आ गया 11.6, अब हमको देखना है कि इसको पता है कि नहीं परसेंटेज में आता है कि ग्राम में आता है। ठीक है,
अगर आपको पता है परसेंटेज में आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया, परसेंटेज में होगा तो क्या हो गया, खेल हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व भी करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 42 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, नमक है। नमक कितना है? नमक है 42 ग्राम का। ठीक है, पानी कितना है? जल पी लीजिए, 320 ग्राम का है। ठीक है, कुल मिला कितना हो जाएगा? 320 प्लस 42, 2 4 2 6, 362। यानी कि पानी प्लस नमक कितना है? 362 ग्राम का। नमक है 42, 42 बटा करना है 362, फिर निकालना है मास बटा मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट एंड वाटर। साल्ट 42 ग्राम और पानी 60 है 362 ग्राम, डिवाइड करके निकालेंगे 100% से। ठीक है, 362 कर देंगे 42 से, 0 0 0 कितना आ रहा है? तो 362 देखो एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब पहला है देखो यहाँ पे एक आ गया, एक ऑप्शन में एक ही जगह, कहाँ पे? यहीं पे। ठीक है, और परसेंटेज में भी ये, जैसा कि मैंने कहा था कि कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, तो बिल्कुल बात वही, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और यहाँ परसेंट में दिया है, यहाँ ग्राम में दिया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसी मार सकते। सॉल्व भी करोगे तो आपका यही उत्तर आएगा। ठीक है, 11.6%। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिमाग क्या करना है कि ध्यान से करना है चीजों को, ध्यान से करोगे, ऑप्शन से ही छाट दोगे सवाल को। अब कोई कोई इसको उतना पता नहीं होगा, पूरा सॉल्व करने बैठ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद भी क्या कर देगा? परसेंटेज की जगह ग्राम में मार देगा, तो हो जाएगा गलत, सॉल्व करने का मतलब नहीं हुआ। तो अगर आपको पहले से थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि देख लो कि हाँ ठीक है, डिवाइड करने पहला एक आ रहा है और परसेंटेज में ही भी दिया हुआ, यूनिट भी सेम है, एक भी आ रहा है, तो क्या करना? सीधा सीधी मारना, आगे बढ़ना। कुछ ट्रिक एंड टिप का वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, बस समझने का जरूरत है, दिमाग को कॉन्शियस रखने का जरूरत है। दिमाग को आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करके आप कर लोगे ना, इस पर स्थापित कर लोगे ना, तो आपको ट्रिक का जरूरत उतना पड़ेगा नहीं। ट्रिक क्या? ट्रिक बस हमें हमारे दिमाग का खेल, हम दिमाग से क्या करते हैं, चीजों को निकाल लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पर आधारित है, ये सवाल क्यों पूछा गया होगा आगे। बस इस सवाल का आप जवाब निकाल लो ना, ये सवाल क्यों पूछा गया होगा, इस तरह के ऑप्शन क्यों दिए हुए हैं, तो आप सवालों को ऐसे भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन संख्या 22 से कहता है कि 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स डैश मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पे आ गया मोल कॉन्सेप्ट के बाद, ऑप्शन क्या क्या है? 5 6 3 और 4। यहाँ पे फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है? 220 ग्राम। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज छोटी सी बात कि हमें CO2 का निकालना पड़ेगा मोलर मास। ठीक है, इसके लिए हमें हर चीज का मोलर मास पता होना चाहिए। कार्बन कैसा होता है? 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 में 2 कितना होता है? 32, और 32 में 12 कितना होता है? 44। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजों का आपको याद होता रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होता रहेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। कुछ उसमें याद, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा, उतना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये स्टेप अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको अब याद हो कि 44 ग्राम जो है वो CO2 का होता है। ठीक, और याद करने का तरीका क्या है? अधिक से अधिक प्रैक्टिस, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। तो 44 ग्राम कितना है? एक मोल में होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो 220 ग्राम में कितना मोल होगा? यूनिटरी मेथड है, कुछ नहीं करना है, 220 को डिवाइड कर देना है 44 से। ठीक है, 220 को डिवाइड कर देना 44 से, 44, क्या देख लो, 22 गुना 2 होता है 44, 22 से 22 काट दिए, बस क्या क्या 10/2 होता है कितना? 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5, 5 मोल। ठीक है, 44 ग्राम एक मोल, 44 गुना 5, 220 ग्राम, 5। गणित का आप लोग विद्यार्थी हुए, ये सब निकालने में देरी नहीं होना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट पता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल कहता है कि बॉडी इज बॉइलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 200 मीटर, आफ्टर इट हैज fallen 100 मीटर द बॉडी विल पोजेस ऑप्शन नंबर ए लेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोर पोटेंशियल एनर्जी, बी जीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, सी मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी, या डी हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी। कैसे होगा ये समझते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि जो सवाल है, इस तरह के सवाल है वो कई बार पूछे गए हैं अबाउट एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और जो ऊर्जा का संरक्षण होता है उसके बारे में बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो एक बॉडी है जो कि 200 मीटर की हाइट से जो है वो गिर रहा है। ठीक है,
100 मीटर गिरने के बाद इसमें क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी, वो ऑप्शन में नहीं दिए हुए, वो हमें पता करना है कि क्या है। ठीक है, तो बॉडी है वो गिर रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, और 100 मीटर तक ये गिर चुका है। 100 मीटर, 200 मीटर का 100 मीटर यहाँ, 100 मीटर यहाँ भी हो गया। पहले जब यहाँ पे था, इस जगह पे जब था, इसको मान लिया हमने ए, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। ठीक है, एम हमने कुछ भी मान लिया, जैसे कि हमने मान लिया 10 kg मास। ठीक है, या 1 kg ही मान लिया, 1 kg का मास था। ठीक है, जी था 10 और हाइट ले लिया 200 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये टोटल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, 20,000, सॉरी 2,000 जूल यहाँ पे इसका एनर्जी हो गया। ठीक है, अब 100 मीटर ये गिर चुका है, यहाँ पे हमको निकालना है अगर पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितना हो जाएगा। अब देखो 100 मीटर, वहां से कितना का 1 kg का। ठीक है, और 10 कितना का हो जाएगा, 10,000, 1,000 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पहले तो 2,000, अब था हाफ, 1,000, तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मार देंगे, सही उत्तर। एंड मोर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी पहले यहाँ पे शून्य थी और यहाँ पे अब तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है, 1,000 जूल तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई और काइनेटिक एनर्जी वो पहले से बढ़ गई। यही इसका कहने का मतलब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी। कुल ऊर्जा कितने के बराबर होगी, जितने ये हाइट से फेंका जा रहा है यहाँ पे जो इसका स्थित ऊर्जा है उसके बराबर कुल ऊर्जा रहेगी। कहीं भी आप जोड़ दो बीच में, किसी भी हाइट पे जोड़ दो, तो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके, यहाँ पे जो स्थित ऊर्जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन क्या है, दे आर मल्टीसेलुलर एंड कंपोज्ड ऑफ सिलिसिलिटी रूल्स। बी कहता है दे आर प्रोट्रूबेंस एंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर एपिडर्मल सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स। सी कहता है दे आर अटैच्ड सबस्ट्रैटम विद द हेल्प ऑफ राइजोड। डी कहता है दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स ऑफ वैस्कुलर एंड लैंड प्लांट्स। राइजोड पहले क्या होता है वो जान लेते हैं। तो राइजोड जो होता है वो बेसिकली ब्रायोफाइट प्लांट्स को क्या एक हिस्सा होता है, रूट जैसा होता है। तो ये सिंपल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये बात तो सही है। एपिथर्मल टिश्यू भी बने होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, इनके ट्रू रूट एंड स्टीम्स एंड लीव्स नहीं होते हैं, और ब्रायोफाइट जो होते हैं मोसेस लाइववॉट्स एंड हॉर्नवॉट्स के बने हुए होते हैं। और जिसके सीड होते हैं ना वो मस्कुलर नहीं होते हैं, जो सीड होते हैं वो मतलब जो आम जो प्लांट के सीड है उनसे थोड़े से अलग होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स पे भी, हेलोफाइट्स पे भी सवाल आए हुए हैं। प्लांट्स ऑफ प्लांट्स का जो टॉपिक है उस पर कई अच्छे से सवाल आए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो पहले आप जानेंगे का सही उत्तर हुआ क्या। तो पहले आप जानेंगे का सही उत्तर हुआ क्या। पहले सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दे आर मल्टीसेलुलर। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, राइजोड के बारे में यही बात गलत है, बाकी सारी बातें जो है वो राइजोड के बारे में सही है। ठीक है, रूट जैसे ही होते हैं, राइजोड के नीचे में जुड़े हुए होते हैं, और एपिथर्मल सेल के बने हुए होते हैं। ये चार बातें वो सही है, बस ये बात गलत है कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 25 ये कहता है कि द प्रेशर वेरिएंस inside the inner ear are turned into electrical signals by option number A कोकिला, B हैमर, C स्ट्रिप या D एनेबल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोकिला। ठीक है, जो एयर ड्रम में गाना जो बजता है वो कोकिला एक फ्लूइड होता है, उसके थ्रू जो होता है वो प्रोसेस होता है, और फाइनली जो आवाज है नर्व के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, vibration produced by eardrum transmitted to the ear vessels and oval window to root ear inner ear। ठीक है, ऑसल्स जो होते हैं कान में वो क्या होते हैं, उनका काम छोटे छोटे बोन्स होते हैं। और एक सवाल ये भी बनता है कि जो इंसान के अंदर का सबसे छोटा बोन कौन सा होता है, वो होता है ऑसल्स। ठीक है, तो वो कान के अंदर पाए जाते हैं सबसे छोटा बोन। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा उस वीडियो को और पूरी की पूरी सीरीज को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आप बताइए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आप इनमें किस तरह के और रिपोर्ट्स, किस तरह की और चीज़ चाहते हैं, तो उन चीज़ों को पाया जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो, जैसे मैं जनरल साइंस की अगर बात करूँ, इससे अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा तरह की कम्युनिकेशन आएगी। ठीक है, अगर कुछ त्रुटि हो ही जाती है या कुछ इशू ऐसा आता है तो उसको जो है वो सही तरीके से वहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। वो स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी हमारे अच्छे होते हैं,
वो इन चीज़ों को हमें पॉइंट आउट करके बताते हैं कि कौन सी भी जो गलती होती है वो आप कर रहे हो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देते हैं, बट जो बच्चों का फीडबैक होता है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा फीडबैक हो आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हो तो लगे रहो पूरी अच्छी से, पूरे एफर्ट के साथ, पूरे जोश के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ सरकारी परीक्षा पे। और मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, इस ग्रुप डी का मॉक टेस्ट है वहाँ पे अवेलेबल, तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट वहाँ पे आप जाके लगा लो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और इम्प्रूव होती जाएगी और निखार आता जाएगा। उसमें आपको एनालिसिस भी मिलता है कि कौन से आपके सेक्शन अच्छे हैं, कौन से सेक्शन आपके जो है वो उस पर और एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो समाप्त करते हैं आज के सेशन को। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।